सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुख्यालय की बात करी है तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ए है सिडनी, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही जवाब है लंदन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। आईएमओ, सबसे पहले हम आईएमओ की बात करते हैं। तो आईएमओ क्या है? एक यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो क्या काम करती है? शिपिंग को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है। आईएमओ की स्थापना की बात करें हम तो 1948 में इसकी स्थापना होती है और 1958 में ये अस्तित्व में आता है और भारत इसका सदस्य बनता है 1959 में। कुल मिलाकर के अभी 175 इसके सदस्य देश हैं और 3 सहयोगी देश हैं। आईएमओ के बारे में इतना ही है। ये इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? लंदन में। अब बात क्या है, करंट में क्यों है? करंट में इसलिए है कि भारत को इसका क्या परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है 2 साल के लिए। देखिए इसकी जो परिषद होती है ना, उसमें कितने सदस्य होते हैं? उसमें 40 सदस्य होते हैं। इसकी एक सभा होती है, असेंबली होती है, उसमें 40 सदस्य होते हैं। और भारत समुद्री व्यापार में रुचि रखने वालों सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो सर्वाधिक रुचि जो रखता है भारत समुद्री व्यापार में, 10 देश जो कि टॉप मोस्ट 10 देश हैं जो समुद्री व्यापार में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, भारत उनमें शामिल है। भारत को 2 साल के लिए 2024-25 के लिए इसकी परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है। अब कुछ बात रसमलाई बातें कर लेते हैं। रसमलाई बातें मतलब जो हाल ही में करंट में रही हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किस राज्य ने किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया। अगला है विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन शिमला ने किया। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन अभी मैंने करंट में बताया था, यूएई। और भारत के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि दूर संचार उत्कृष्टता जो केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुई है? आईआईटी रुड़की में। आईआईटी रुड़की में कहाँ पर हुई है? और ओपन एआई के सीईओ इनको हटा दिया था, सैम ऑल्टमैन को दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक है, ये कहाँ पर किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये जो 54वें कौन से 54वें जो फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल वाला वो अभी हो रहा है, उसमें क्या किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ये माइकल डगलस को दिया गया है। ये क्या है? एक हॉलीवुड अभिनेता है। अगला क्वेश्चन है आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए है आर्मेनिया, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। इसका सही जवाब है आर्मेनिया। कौन सी? आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। अब कुछ जान लेते हैं आर्मेनिया के बारे में। आर्मेनिया के कहाँ पर हुआ ये? आर्मेनिया के येरेवन में हुआ। भारतीय खिलाड़ी किन्होंने स्वर्ण पदक जीता, किन्होंने सिल्वर पदक जीता और किन लोगों ने ब्रॉन्ज जीता? तो बात करें तो टोटल हमें कितना मेडल प्राप्त हुआ? टोटल हमें 17 मेडल प्राप्त हुए। कितने? 17। 17 में 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। टोटल अगर सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो टोटल 12 होते हैं। तो 12 फाइनलिस्ट थे हमारे, 12 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। 3 को गोल्ड मिला। गोल्ड पाने वालों में आकांक्षा, पायल और निशा है। आकांक्षा ने 70 किलोग्राम में, पायल ने 48 किलोग्राम में और निशा ने 52 किलोग्राम में। ठीक है, तो ये जीता है गोल्ड और 9 सिल्वर जीते गए, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 17 हो गए हैं। अब कुछ रसमलाई बातें कर लेते हैं। 2023 के लिए फुटबॉल के एक सबसे प्रतिष्ठित सम्मान महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये एटेना बोनमेटी हैं, इनको दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है ये रसमलाई का कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने करी है? तो ये बांग्लादेश करेगा। ठीक है। फाइड महिला ग्रैंड स्विस ये जो अवार्ड है ये किसने जीता है?
आर वैशाली, आर वैशाली, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइड महिला ग्रैंड स्विस, ये किसने जीता है? आर वैशाली ने। महिला हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है? भारत ने जीती है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसने जीती है? पंजाब ने जीती है और ये बड़ौदा को हराया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मर्दा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर। तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब यूएन जो जनरल असेंबली है, यूएनजीए, यूएनजीए ने इसको कब से मनाना शुरू किया? यूएनजीए ने इसको 5 दिसंबर 2014 से इसको शुरू किया गया विश्व मर्दा दिवस के रूप में। और अब की बार जो मर्दा दिवस हुआ है 2023 में, इसकी थीम क्या है? मिट्टी और पानी, जीवन का एक स्रोत। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक मर्दा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ये कब 19 फरवरी को शुरू करी गई थी। कहाँ पर शुरू की गई थी? 19 फरवरी 2015 को। देखिए ये है 19 फरवरी 2015 को। कहाँ? राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें यही है कि मिट्टी में क्या क्या पोषक तत्व उपलब्ध हैं उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में लिखा, और किसानों को वही सलाह दी जाएगी जिस फसल के लिए उपयोगी तत्व वहाँ पर मौजूद हैं, उस फसल को उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस तरह से एक कार्ड होगा जिसमें मिट्टी का सब लेखा जोखा होगा। जैसे हमारा हेल्थ कार्ड बनता है वैसे ही मृदा इसका स्वास्थ्य का कार्ड बनेगा एक। मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? जैसे हम खाद भी डालते हैं तो उसमें एनपीके डालते हैं ना खाद में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये, ठीक है, पोटास वाला, पोटेशियम वाला। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म तत्व जो होते हैं ना, सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। तो ये याद रखना है, जस्ता, तांबा, जस्ता जिंक, तांबा कॉपर, लोहा फेरस, मैग्नीज Mn, बोरॉन बी, मोलिब्डेनम MO, ठीक है, निकल क्लोरीन, निकल Ni, क्लोरीन Cl। तो ये इंपॉर्टेंट थे जो कि सूक्ष्म तत्व की श्रेणी में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इनको याद रखना, कई बार पूछा जाता है बोरॉन, ये मोलिब्डेनम, ये क्या है? सूक्ष्म तत्व की श्रेणी में आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सूक्ष्म तत्व नहीं होते हैं। अगला रसमलाई की बातें फिर शुरू करते हैं। रसमलाई की बातें हैं कि मिशन दक्ष किस राज्य ने शुरू किया है? तो मिशन दक्ष की बात करें तो बिहार ने शुरू किया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टर 2.0 पोर्टल किस संस्था ने शुरू किया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब रेल की पटरियों पर हाथियों की सुरक्षा के लिए, ताकि हाथियों की कोई घटना दुर्घटना ना हो, गजराज सुरक्षा एक AI आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गजराज सुरक्षा ये एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया है। राज्य के सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये ऑब्वियसली केरल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रसमलाई बातों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल ही के करंट अफेयर से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इन विच स्टेट? तो ये स्टेट की बात कर रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र। तो छत्रपति शिवाजी तो ये सबको ही पता है कि महाराष्ट्र में से संबंधित थे, तो ये महाराष्ट्र में इनका क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। ये कब की बात है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये तो सारी घटना होगी कहाँ पर अनावरण किया है। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ बातें देखें, उनके पर्यटन स्थलों के बारे में कुछ बात करें तो यहाँ अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, गेटवे ऑफ इंडिया, बीबी का मकबरा, आगा खां पैलेस, हैंगिंग गार्डन, लोनार झील, कैलाश मंदिर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये सब वहाँ पर हैं। प्रमुख नृत्य की बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो इनका प्रमुख नृत्य जो है वो लावड़ी है, राजकीय वृक्ष आम है, पुष्प जरूल है, पक्षी हरा कबूतर है और पशु जो है जॉइंट गिलहरी है, खेल इनका कबड्डी है। तो ये महाराष्ट्र के कुछ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे जो आपके सामने हमने डाल दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, या फिर हरा कबूतर कहाँ का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ऑप्शन ए है
अवंतिका अग्रवाल, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रमेश बाबू और पद्मनी राउत। तो इसका सही जवाब है रमेश बाबू। देखिए भारत की 84वीं 2023 4 का जो एलो ब्रिगेड ओपन के दौरान 2500 रेटिंग अंक हासिल करके ये उपलब्धि इन्होंने हासिल करी है। प्रथम कौन सी थी? प्रथम कोनेरू हम्पी थी, दूसरा हरिका द्रोणावल्ली थी और तीसरी ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? वैशाली रमेश बाबू जी बन गई हैं। अब कुछ रसमलाई की बातें कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाहत सिंह। अभी हाल ही में घटित हुआ है ये घटना तो क्या है, मतलब इन्होंने सबसे कम उम्र में पदार्पण किया है, अनाहत सिंह। जबकि दूसरा ये जो पहला जो था जोसन्ना चिनप्पा था और अभी अनाहत सिंह हो गए। जोसन्ना चिनप्पा जो थे 14 साल में थे और ये 15 साल में। तो इनका जो पदार्पण है इसमें स्क्वैश प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र का दूसरा खिलाड़ी अनाहत सिंह है। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का प्रथम संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक के कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा और इसका जो शुभंकर होगा, शुभंकर उज्ज्वला होगा। ठीक। अफ्रीकन क्रिकेट टीम जिसने कि T20 2024 के लिए क्वालिफाई किया है वो है युगांडा। तो ये रसमलाई की बातें थी, जो करंट की ही बातें हैं, बार बार करने से याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? गीतिका कौल, आरती सिन्हा, अनन्या ठाकुर और आयुषी सिंह। तो ये गीतिका कौल जो हैं ये बन गई हैं पहली महिला चिकित्सा अधिकारी सियाचिन में तैनात होने वाली। अभी 1-2 दिन पहले हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो CDC नियुक्त करी गई हैं सशस्त्र सेना में, मनीषा पांडे जी, तो महिला के बारे में थोड़ा सा ये फैक्ट आपको याद रखने, क्योंकि पहली हैं ये, तो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये हैं। ये स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन रही हैं। तो इनके रसमलाई बातों में इनके बारे में इतना ही था कि ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है कि इनको तैनात किया गया है। अब रसमलाई की बातें कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसने कब्जा किया है? पंकज बोहरा ने। ये चैम्पियनशिप, ये हटा दो इसको क्वेश्चन को, ये इसका था चेस का था शायद, इसको चेस वाला ये इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था, चेस वाला था। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पदवी दी है, यानी कि सम्मानित किया है? प्रथम महिला वही है, राष्ट्रपति की पत्नी। तो गीतांजलि राव जो है, इन्होंने एक ये समारोह था गर्ल्स लीडिंग चेंज में, समारोह में इनको सम्मानित किया है गीतांजलि राव को। ये भारतीय अमेरिकी हैं। अगला ये है रसमलाई का क्वेश्चन कि हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पर स्थापित किया? थूथुकुडी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि फॉकलैंड शिविर जो हाल ही खबरों में था उत्तर पूर्व भारत का किस राज्य में स्थित है? तो फॉकलैंड कैंप देखो ये कहाँ पर है? ये मिजोरम में है। अभी हम सब जानते हैं कि मणिपुर में कुकी और मैती 2 समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो कुकी समुदाय के लोग वहाँ से शरणार्थी बन करके मिजोरम में चले गए और जिस कैंप में रहने लगे वो फॉकलैंड कैंप वहाँ पर था। ठीक है। तो वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की जो करंट सरकार, जिसका कि ये अभी तो चुनाव हो गए, इससे पहले जो सरकार थी वो लोगों ने इनको श्रेय दिया, मतलब कि आश्रय दिया, उनकी शिक्षा भी दी और उनको अच्छे से रखा। अब ये समुदाय यही है कि नई सरकार जो बनेगी वो हमारा ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी, इसलिए इस चिंता में ये लोग डूबे हुए हैं। मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम नाम को 3 भागों में बांटकर हम देखते हैं। मी का मतलब लोग, जो का मतलब पहाड़ और रम का मतलब प्रदेश, मतलब पहाड़ों का प्रदेश, तो पहाड़ी लोगों का प्रदेश। ठीक है। इसका प्रमुख अभी और बताएंगे क्या घटना, इसका पूरा डाटा नीचे दिया हुआ है। फॉकलैंड शिविर का प्रमुख त्यौहार जो है चापचार कूट है, जिसे बसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। जब ये झूम की खेती मेहनत भरे कठिन कार्य जो होता है इसको ख़त्म करने के बाद इस त्यौहार को ये मनाया जाता है, चापचार कूट को, बसंत महोत्सव को, और ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। मिज़ोरम की सबसे लंबी नदी की बात करें तो छिमतुईपुई है, जिसे कलादान के नाम से भी जानते हैं। मिज़ोरम की सबसे बड़ी झील की बात करें तो पलक झील है, पलक झील, और ये नदी होगी छिमतुईपुई। भारत का दूसरा सबसे साक्षर राज्य है, पहला तो केरल है, दूसरा लक्षद्वीप है। लोक नृत्य कौन से हैं? चेरो, खुल्लम, छैलम और चे प्रमुख लोक नृत्य हैं। राजधानी आइजोल है।
आइजोल अपनी सुंदरता और उच्च गुणवत्ता वाले ताज़े फलों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर दो पार्टी हैं। अभी जो एमएनएफ पार्टी थी ये यहाँ पर थी, लेकिन अभी चुनाव में जोरम पीपुल पार्टी, ठीक है, ये अभी सत्ता में अभी आएगी क्योंकि इसने ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो ये अभी एमएनएफ थी तो ये इन लोगों को आश्रय प्रदान कर रही थी। अभी ये जो जेपीएम जो आई है, अब इन लोगों को ये चिंता है कि कहीं वो हमें निकाल तो नहीं देंगे, इसलिए ये चर्चाओं में था। जातीय संघर्ष के कारण मणिपुर से विस्थापित सैकड़ों लोगों ने मई 2022 से मिजोरम की राजधानी आइजोल में शरण ली। और पिछली एमएनएफ सरकार जो थी बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल कर रही थी। हालांकि मिजोरम चुनाव के कारण सत्ता में संभावित बदलाव के कारण आइजोल के फॉकलैंड शिविर में रहने वाले मणिपुर शरणार्थी अपने भविष्य को लेकर के अनिश्चित हो गए हैं, इसलिए ये चर्चा में था। रसमलाई की बातें क्या हैं कि भारत की त्रिशा को द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल किनको दिया गया है? जूलिया गिलार्ड को दिया गया है। सरस्वती पुरस्कार शिव शंकरी जी को। नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर्स दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर्स अभी पुणे की जो सशस्त्र आर्म्ड जो मेडिकल कॉलेज थी उसको भी दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज़ का पुरस्कार हंसल मेहता की न्यूज रूम ड्रामा सीरीज स्कूप को दिया गया है। और आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार आरईसी लिमिटेड को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ये साइंस से संबंधित है। ओरिएंटिया तुसु गामुसी, इसको बुश टाइफस भी बोलते हैं, कौन सा रोग होता है? ये जीवाणु का नाम लिया बैक्टीरिया का, तो ये बैक्टीरिया का नाम मैंने बता ही दिया। तो ये इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है स्क्रब टाइफस। मैंने यहाँ भी लिख दिया कि इसको बुश टाइफस बोलते हैं और स्क्रब टाइफस होता है। इसमें क्या होता है कि तेज़ बुखार के साथ ये बीमारी झाड़ियों यानी कि स्कर्ब और बुश में पाए जाने वाले माइट यानी चींचड़ा के काटने से होती है। ये बैक्टीरिया का नाम है इसका, ओरिएंटिया तुसु गामुसी बैक्टीरिया के कारण ये इनके काटने से होता है। क्या होता है? सब बीमारियों में बुखार, सिर दर्द, सूजन, उल्टी, ये सब चीज़ें होती हैं। रसमलाई की बातें करें तो इजराइल में विदेशी भारतीयों के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन, उनको यहाँ लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। गंगाटिक जो डॉल्फिन है इसको उत्तर प्रदेश ने अपना जलीय जीव घोषित किया है राज्य का। 12 से 15 अक्टूबर के बीच इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल शिमला में हाल ही में किस राज्य ने 3D प्रिंटेड बिल्डिंग का उद्घाटन किया? केरला ने। और 3D मुद्रित जो ये प्रिंटेड जो मंदिर है वो तेलंगाना में, और बिल्डिंग कहाँ पर है? केरल में। ठीक है। डाकघर कहाँ पर है? बेंगलोर में 3D वाला। तो ये याद रखना है। दिनेश खारा भारतीय स्टेट बैंक के ये चेयरपर्सन हैं, इनको कार्यकाल बढ़ा दिया गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पूसा 44 धान की खेती पर प्रतिबंध लगाया? ये पंजाब ने लगाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है स्विस और स्टेप्स उपकरण इसरो के किस मिशन से संबंधित हैं? तो ये आदित्य L1 मिशन से, ये पहला ही जो ऑप्शन है इससे संबंधित है। इसके ये उपकरण हैं। आदित्य L1 मिशन ये क्या करता है? ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना सूरज है, तो ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा है। अगर ये मिशन यहाँ पर जाएगा सूरज के पास तो ये जलकर राख हो जाएगा। तो कुछ ऐसे बीच में रह करके ये क्या करेगा? इनका अध्ययन करेगा। तो अब ऐसी स्थिति पर रहेगा कि ना तो ये इधर गुरुत्वाकर्षण बल, अगर सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींचेगा तो ये इधर चला जाएगा, समा जाएगा इसमें, और पृथ्वी का खींचेगा तो नीचे आ जाएगा। तो ऐसी लोकेशन पे इसको भेजा गया है जहाँ पर कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों का इक्वल रहे। जब दोनों का इक्वल रहेगा तो ये बीच में एक जगह स्थिर रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर भेजा गया, मान लो L1, टोटल 5 पॉइंट हैं L1, इनको लांगराज पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर रहता है, उसको लांगराज पॉइंट है। लांगराज पॉइंट टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो हमने L1 पर आदित्य मिशन को भेजा है ताकि वो सूरज का अध्ययन कर सके। ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर भेजा गया है सूरज के अध्ययन करने के लिए। तो इसमें जो उपकरण थे इन्होंने कुछ डाटा भेजे हैं, इसलिए ये चर्चा में था। क्या डाटा भेजे हैं? सौर पवन व्यवहार में उतार चढ़ाव प्रदर्शित करने वाले प्रोटॉन, हीलियम और ऊर्जा से संबंधित इनका पता लगाया है। लॉन्चिंग की बात करें तो कब लॉन्च हुआ था ये PSLV C57 से हुआ था। 2 सितंबर 2023 को इसकी लॉन्चिंग करी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस किस घटना को याद करके मनाया जाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी कारगिल युद्ध में विजय, ऑप्शन सी 1971 में कराची बंदरगाह पर हमला, और ऑप्शन डी
नौसेना दिवस। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है कराची बंदरगाह पर हमला, इसको याद करके ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्या हुआ था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर 1971 के हमलों की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने 1971 के दशक में भारत की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विशेष रूप से ऑप्शन ये याद रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ट्राइडेंट। ऑप्शन ट्राइडेंट किससे संबंधित है? ये इसी से संबंधित है। ठीक है, कराची बंदरगाह वाला जो है, जिसने नौसेना के पश्चिम युद्ध की शुरुआत की थी, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। अभी जो नौसेना दिवस स्मारक ऐतिहासिक सिंध दुर्ग किले में मनाया गया। अभी कहाँ पर मनाया गया है? सिंध दुर्ग किले में बनाया गया है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण भी किया है। तो ये था नेवी डे, यानी कि ये जो नौसेना दिवस है, ये कराची बंदरगाह पर हमले को याद करके उसको मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर को किस महानायक की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटलामल, ये क्या लिख दिया, और चौथा है भीमराव अंबेडकर जी। तो ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनकी 6 दिसंबर को, तो अभी 86th इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करें, सबको पता है कि संविधान के प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, उनको लोग संविधान निर्माता भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहेब पहले भारतीय थे। और जब वो 1926 में भारत आए, तब उन्हें मुंबई की विधानसभा का सदस्य बना दिया गया और आज़ाद देश के पहले कानून मंत्री भी बने। साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फीट की स्टैचू बनाई गई है। ठीक है, 19 फीट की स्टैचू बनाई गई है। कहाँ पर? अमेरिका के मैरीलैंड में। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है भारत, सिंगापुर, फ्रांस और यूके। तो इसका सही जवाब है भारत। ये जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल FIVB, ये क्या करती है? वॉलीबॉल के सभी रूपों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लोजेन में स्थित है। तो ये चैंपियनशिप का कहाँ आयोजन किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा, क्योंकि मैटर ज़्यादा हो गया है, अब ज़्यादा नहीं करेंगे। अब सिर्फ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बस वही पढ़ेंगे, क्योंकि रसमलाई की बातों में बहुत सारा कुछ बता दिया है, इतना याद करना भी एक दिन में मुश्किल होता है। भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो सही है वो मीराचंद जी हैं। तो ये थोड़ा सा और है भी मैंने इसमें डाला है, रसमलाई की 1-2 बातें और आएंगी, बट बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, तो इसके सिंगापुर के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम ने क्या किया, इनको सम्मानित किया। सबसे लंबी नदी कलांग नदी है सिंगापुर की। सिंगापुर को इंडोनेशिया से सिंगापुर स्ट्रेट के द्वारा और मलेशिया से जोहोर स्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। रसमलाई की बातों में क्या है कि ग्लोबल भूखमरी जो इंडेक्स है 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो 6 मारे हैं वो रोहित शर्मा जी ने मारे हैं। कौन सा भारतीय पुरुष विश्व एथलीट ऑफ ईयर के लिए 11 लोगों में से एक चुना गया है? नीरज चोपड़ा जी को। और हाल ही में जो श्रेष्ठ योजना है, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। सरकार ने अनुसूचित जाति यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए ये योजना शुरू करी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसे क्वेश्चन। श्रेष्ठ योजना इसमें दे देगा शेड्यूल ट्राइब दे देगा या शेड्यूल कास्ट दे देगा, किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित, आवासीय शिक्षा से संबंधित, ये सब ऑप्शन में आते रहेंगे, तो ये याद करना है। हाल ही 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की क्या स्थिति है? नहीं, ये है 2023 में सम्मेलन में जो COP28 हुआ वो कहाँ पर हुआ है? ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इसमें COP वाला 28 वाली बात है, ये कहाँ पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है? विराट कोहली ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि पहले सर्वेक्षण पोत वृद्ध
संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी टेबमा, ऑप्शन सी मजगाम और ऑप्शन डी गार्डन। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 4 पोत बनाने थे, सर्वेक्षण पोत। सर्वेक्षण पोत क्या होते हैं? जैसे हवा में जो उड़ते हैं ना, यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं, इसी तरह समुद्र में भी सरफेस व्हीकल होते हैं अनमैन्ड। इनमें मानव की ज़रूरत नहीं रहती है और ये समुद्र के अंदर कुछ मिनरल्स, ये सब चीज़ों का अनुसंधान करते हैं, खोजते हैं। तो ये सर्वेक्षण पोत हैं। ये सर्वेक्षण पोत अभी तो सौंप दिया गया संध्याक, लेकिन ये 3 निर्देशक, इक्शाक और संशोधक, ये 3 और अभी सौंपने बाकी हैं। इनका भी निर्माण चल रहा है। ये 2018 का है, 2018 में समझौता हुआ, 19 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। तो ये सब दिया हुआ। रसमलाई की बातों में, एशियाई खेल 2023 में मेडल में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। हाल ही में कौन अंडर-19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप में शामिल हुई? सुभी गुप्ता। 37th जो गेम है वो कहाँ पर? गोवा में। किस राज्य में ये जीआई टैग के अंदर पाड़ा रसबरी को कहाँ का मिला है? ओडिशा का। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, हारून इंडिया रिच लिस्ट, मुकेश अंबानी। और फोर्ब्स की सूची में, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स की सूची में एक बार मात्र जो भारतीय पीएसयू कंपनी है, एनटीपीसी की फोर्ब्स की लिस्ट में एनटीपीसी को। तो ये क्वेश्चन है, ये याद करने हैं। ये जो सचिदानंद जी थे, इनका निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है। 141वें ओलंपिक जो समिति, इसका उद्घाटन कौन करेगा? नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है जितेश जॉन, अजय कपूर, आनंद किशोर माथुर, अरविंद सिन्हा। तो इनको जो है जितेश जॉन, इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। इससे संबंधित एक ही क्वेश्चन और है कि संदीप गर्ग को IBBI, यानी किसका? IBBI के एक पूर्णकालिक सदस्य बनाएगा। IBBI क्या है? दिवाला और दिवालियापन संहिता, यानी कि ये कोड को लागू करने की एक प्रमुख संस्था है। तो संदीप गर्ग को IBBI का, और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी जो बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका कार्यकारी निर्देशक किसको बनाया? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेश जॉन को। तो दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा?